हेलो एवरीवन, मैं हूँ गुलजार और स्वागत है आपका भारत द लर्निंग स्पॉट हिंदी में। तो इस वीडियो में हम देखेंगे डच के बारे में, वाणिज्य और प्रतिस्पर्धा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत में आए थे। ठीक है, पप्पू ने डांस किया, तो पप्पू तो आ चुका है। अब डांस वाला हम देखेंगे। डांस कौन है? डांस यानी कि डच अब आएंगे। पुर्तगाली के बाद में कौन आते हैं भारत में? डच आते हैं। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में अब हम जानेंगे। तो इनका वाणिज्य होगा, मतलब व्यापार ये लोग करेंगे, और प्रतिस्पर्धा होगी, कंपटीशन रहेगा किसके साथ? जो पुर्तगाली भारत में बैठे हुए हैं उनके साथ में इनका कंपटीशन चलेगा। ठीक है, तो डच 17वीं शताब्दी के आरंभ में भारत आते हैं। शुरुआत में 17वीं शताब्दी की शुरुआत का क्या मतलब है? 1600 के आसपास, 1600 से 1610 के आसपास में ये लोग जो है वो भारत आते हैं। ठीक है, आप जो है वो 17वीं शताब्दी से कंफ्यूज मत हो जाना कि 1700 में आए थे, इसीलिए मैं बार बार आपको ये डेट्स बताती हूँ। ठीक है, और बस इतना ही याद रखना है आपको कि 17वीं शताब्दी के आरंभ में डच भारत आए थे, डेट नहीं याद रखनी है। पुर्तगालियों के विपरीत उनका प्राथमिक लक्ष्य था व्यापारिक वर्चस्व। ठीक है, पुर्तगालियों का क्या लक्ष्य था कि यहाँ पे ये लोग अपना धर्म भी मनवाएंगे ज़बरदस्ती, अपना राज्य का विस्तार भी करेंगे। ये शुरुआत से ये लक्ष्य लेकर आ रहे हैं। लेकिन डच किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं कि अपना बस व्यापारिक वर्चस्व हमें बनाना है, व्यापार में अपना दबदबा बनाना है, विशेषतया मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो अगर आपसे ये क्वेश्चन बने कि डचों का प्राथमिक लक्ष्य क्या था, तो इनका प्राथमिक लक्ष्य था व्यापार करना और स्पेशली मसालों के व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना। ठीक है, तो उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। तो डचों की कंपनी का क्या नाम है? डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इजी है नाम। फिर जिसके व्यापारिक केंद्र भारत के अलग अलग भागों में स्थापित किए गए। इन्होंने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए, मतलब फैक्ट्री बनाई। और ये फैक्ट्री आज जैसी फैक्ट्री नहीं है कि जहाँ पर कुछ प्रोड्यूस किया जा रहा है, कुछ बनाया नहीं जाता था। ये गोदाम टाइप से होता था। ठीक है, अलग अलग जगहों से लाकर यहीं पर सामान रखा जाता था, फिर यहीं से जो है वो बेचा जाता था। तो वो चीज़ इनकी फैक्ट्री थी या व्यापारिक केंद्र था। तो ये चीज़ इन्होंने स्थापित करी भारत के अलग अलग भागों में। तो जो अगली लाइन है ये आपको याद रखनी है कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर जो है वो अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करे थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं नाम, जिसमें पहला नाम है पश्चिमी तट पर जो है वो सूरत है, भरूच है, कोचीन है जिसको आज हम कोच्चि बोलते हैं, और पूर्वी तट पर नागपट्टिनम और मसूलीपट्टनम है। मसूलीपट्टनम पुराना नाम है और इसका प्रेजेंट नाम है मछलीपट्टनम। ठीक है, तो इनकी लोकेशन हम देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि भारत का ये वाला कोस्ट पश्चिमी कोस्ट है, पश्चिमी तट है। ठीक है, और ये वाला जो है वो ईस्ट कोस्ट है, पूर्वी तट है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन में इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होता है। ठीक है, तो पश्चिमी तट पे इन्होंने कहाँ कहाँ पर, डचों ने कहाँ कहाँ पर अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे? तो सूरत में बनाया था यहाँ पर। ठीक है, और कौन कौन सी जगह मेंशन की गई है? भरूच और कोचीन, ये और हैं। तो सूरत भी गुजरात में है, भरूच आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा गुजरात में ही। ठीक है, यहाँ भरूच हो गया, ये सूरत हो गया, यहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री बनाई थी। और साउथ में जो है वो कोचीन में बनाई थी। कोचीन ये केरला में है, यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, जिसको आज हम कोची बोलते हैं। और पूर्वी तट पे इन्होंने कहाँ कहाँ पे बनाई थी? नागपट्टिनम और मसूलीपट्टनम में। तो नागपट्टिनम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा तमिलनाडु में, ये वाली जो जगह है ये नागपट्टिनम है। ठीक है, और मसूलीपट्टनम यहाँ पर आंध्र प्रदेश में है, इसको आज हम मछलीपट्टनम बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो है ये लोकेशन है डचों की, जहाँ पे इन्होंने अपनी फैक्ट्री जो है वो बनाई थी भारत में। ठीक है, तो ये सारे जो नाम है ये आपको याद करने हैं। उनकी सबसे महत्वपूर्ण उपस्थिति केरल के मालाबार क्षेत्र में रही। मालाबार वाला रीजन मैंने आपको बताया था मैप के थ्रू। ठीक है, कि यहाँ पे ये जो केरल वाला कोस्ट है पूरा, इसको हम क्या बोलते हैं? मालाबार कोस्ट बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। यही मालाबार क्षेत्र है और इसी वाले एरिया पर जो है वो डचों की उपस्थिति काफ़ी सही रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पुर्तगालियों को कई व्यापारिक केंद्रों से विस्थापित किया था। कहाँ से? केरल के मालाबार क्षेत्र से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पुर्तगाली पहले से बैठे हुए थे। अब पुर्तगाली पहले भारत में आए हैं तो वो तो मिलेंगे ना डच को, तो पुर्तगालियों से इनकी लड़ाई वगैरह होती है और पुर्तगालियों को ये अपने व्यापारिक केंद्रों से विस्थापित करते हैं, मतलब उनकी जगहों से उन्हें हटा देते हैं और वहाँ पर खुद अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। ये काम इन्होंने किया डचों ने। ठीक है, अब इसके बाद में यहाँ पे आपको एक फ़ोटो देखने को मिलेगी, ये कोलाचल के युद्ध की है 1741 की।
जो कोलाचल का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1741 में। ठीक है, कोलाचल आपको यहाँ पे साउथ में तमिलनाडु में देखने को मिलेगा। ये है आपका तमिलनाडु स्टेट। ठीक है, और यहीं पर सबसे साउथ में ये कोलाचल नाम की जगह लोकेटेड है, जहाँ पे हुआ था कोलाचल का युद्ध। कब हुआ था? 1741 में। तो इसी युद्ध के बाद त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ये बैठे हुए हैं, त्रावणकोर के राजा। त्रावणकोर और देख लो ये कहाँ पे है, तो साउथ में जो केरला वाली जगह है ना, वहीं पर ये रीजन आपको इतना बड़ा जो देखने को मिल रहा है, ये है त्रावणकोर का किंगडम। त्रावणकोर राज्य था ये। ठीक है, इसी राज्य के जो राजा थे मार्तंड वर्मा, उन्होंने मतलब उनके और इन डचों के बीच में ये कोलाचल का युद्ध हुआ था, और डच सेनाओं के आत्मसमर्पण का ये एक चित्रण है। ये अपने आप को सरेंडर करते हुए दिखाए गए हैं, ये डच सैनिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, इधर ये मार्तंड वर्मा बैठे हुए हैं, इनके सैनिक बैठे हुए हैं इनको पकड़े हुए, पीछे ये और सैनिक जो हैं वो दिखाए गए हैं जिनको पकड़ के रखा हुआ है। तो ये डच हार गए थे कोलाचल के युद्ध में, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये पद्मनाभपुरम महल में रखा हुआ है, ये जो चित्र बनाया गया है। क्लियर हुआ? आगे चलते हैं। तो भारत में डचों की उपस्थिति अंततः सीमित हो गई, मतलब डच जो है वो पुर्तगालियों से लड़ते रहे, और धीरे धीरे करके ये जो है इनकी जो पावर है वो सीमित होती चली गई, क्योंकि भारतीय राजाओं से भी इनकी लड़ाई हो रही है। और जैसा कि 1741 में कोलाचल का युद्ध जो हुआ था, उनमें भी इनकी निर्णायक पराजय हो जाती है, मतलब पूरी तरीके से ये हार जाते हैं। तो इसके बाद ये उपस्थिति तीव्र गति से क्षीण हो गई और ज़्यादा कम होने लगी उपस्थिति। ठीक है, और इस युद्ध ये जो हमने देखा था कोलाचल का युद्ध, इसमें त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा के अंतर्गत सैन्य बलों ने डचों को भूमि पे भी हराया और समुद्र पे भी हराया। ठीक है, ज़मीन पे तो हरा ही रहे हैं डचों को, फिर समुद्र में भी इनको मार पीट के भगाया, तो दोनों पर इनको पराजित किया। और त्रावणकोर राज्य वर्तमान के केरल के जो दक्षिण भाग है उसमें स्थित है। ये लोकेशन मैंने आपको दिखा ही दी है। यह युद्ध किसी एशियाई शक्ति द्वारा किसी यूरोपीय औपनिवेशिक शक्ति को सफलतापूर्वक पराजित करने का एक दुर्लभ उदाहरण है। दुर्लभ मतलब एक रेयर इंसिडेंट है, काफ़ी कम ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं कि जिसमें एक एशिया की शक्ति ने, एशिया शक्ति मतलब समझ रहे हो ना, कॉन्टिनेंट जो मैंने आपको दिखाए हैं यहाँ पे, ये पूरा जो कॉन्टिनेंट है ये एशिया है, तो यहाँ की जो शक्ति है उसने यूरोप की शक्ति को हराया। ऐसे हमें कुछ कम ही उदाहरण देखने को मिलते हैं, जिसमें ये कोलाचल का युद्ध वाला उदाहरण भी था। ठीक है, तो ये डचों की कहानी थी, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। पुर्तगालियों से लड़ते रहते हैं, फिर स्थानीय राजाओं से भारत के, उनसे भी इनकी लड़ाई होती रहती है, तो इनकी जो पावर है वो सीमित रह जाती है, थोड़ा बहुत व्यापार वगैरह करते हैं ये। ठीक है, अब वापस अपनी ट्रिक पे आते हैं। तो देखो, पप्पू ने डांस तो कर लिया है, ठीक है, अब अंग्रेज देख रहे हैं उस डांस को, तो नेक्स्ट डचों के बाद अंग्रेज आएंगे। लेकिन हम इस चैप्टर में क्योंकि अंग्रेज़ों पर फोकस करेंगे, इसीलिए अंग्रेज़ के बारे में जो है वो बाद में यहाँ पे मेंशन किया गया है। अंग्रेज़ के बाद में डैनिश आएंगे, क्योंकि अंग्रेज़ों ने देखा, हमारी जो ट्रिक है उसमें देखा मतलब है द, यानी कि डा मतलब डैनिश। ठीक है, तो डैनिश ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, व्यापार थोड़ा बहुत किया इन्होंने, ज़्यादा फ़ायदा इनका हुआ नहीं, तो ये अपना सारा सामान, सारे जो भी जगहें जो थी, इनकी फैक्ट्री जो भी थी भारत में, उन सबको ये अंग्रेज़ों को बेचकर चले गए। तो डैनिश तो ख़त्म अपने आप ही। फिर डैनिश के बाद में आएंगे फ्रांसीसी, जो फ्रेंच हैं। ठीक है, लास्ट यही आते हैं, जो लास्ट यूरोपीय थे भारत में, ये आते हैं। और इन्होंने क्या क्या किया इनके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो फ्रांसीसी औपनिवेशिक आकांक्षाएं, ठीक है, मतलब ये लोग जो है वो शुरू से ही चाहते थे कि हम भारत को अपना उपनिवेश बनाएं, भारत पे हम कब्जा करें। क्लियर हुई ये बात आपको? तो फ्रांसीसी भारत में अपेक्षाकृत बाद में प्रविष्ट हुए, मतलब बाद में इनकी एंट्री होती है। उन्होंने 1668 में सूरत में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र या पहली फैक्ट्री कहाँ पे बनाई थी? सूरत में बनाई थी। और कब बनाई थी? 1668 पे बनाई थी। ठीक है, और उसके बाद 1674 में इन्होंने पौंडीचेरी, जिसको हम आज पुदुचेरी बोलते हैं, उसमें इन्होंने अपना दूसरा केंद्र, दूसरी फैक्ट्री बनाई। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है कि 1674 में इन्होंने अपनी दूसरी फैक्ट्री बनाई। तो सूरत और पौंडीचेरी की लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे इस वाले मैप में देख ले रहे हैं, सूरत जो है वो यहाँ पे गुजरात में लोकेटेड है। ठीक है, इधर सूरत है, और जो पौंडीचेरी है या जिसे हम आज पुदुचेरी बोलते हैं वो इधर साइड में लोकेटेड है। ठीक है,
तो फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री यहाँ पे बनाई और दूसरी फैक्ट्री यहाँ पे बना रहे हैं वो। क्लियर हुई ये लोकेशन आपको, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांसीसियों की जो है वो डेट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे हम अपने जो है वो शॉर्ट नोट्स बनाते चल रहे हैं डेट्स से, ठीक है। इससे आपको याद रखने में आसानी मिलेगी। तो 1668 में इन्होंने सूरत में क्या किया, पहला व्यापारिक केंद्र बनाया, ठीक है। मैं यहाँ पे फैक्ट्री लिख दे रही हूँ डायरेक्ट, आप व्यापारिक केंद्र लिखो तो लिख लेना। इसके बाद में 1674 में इन्होंने जो दूसरी फैक्ट्री है वो पौंडीचेरी में बनाई, ठीक है। ये शॉर्ट में मैं लिख दे रही हूँ। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, सेकंड अपनी फैक्ट्री बनाते हैं ये, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहीं पे उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। अब देखो ये जो लाइन लिखी है ना, इसका मतलब कुछ और है। इन्होंने पौंडीचेरी में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना नहीं की, क्योंकि यहाँ पे यहीं का मतलब पौंडीचेरी बता रहा है, ठीक है। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो 1664 में फ्रांस में ही हो गई थी, और 1668 में ये पहली अपनी फैक्ट्री बनाते हैं भारत में, जो कि सूरत में थी, और 1674 में पौंडीचेरी में बनाते हैं। तो पौंडीचेरी में जो इन्होंने बनाया वो अपना बेस बनाया, अपना मुख्यालय बनाया, ठीक है। जो अपना जो मेन काम करेंगे ये पौंडीचेरी से करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। इसका मतलब ये है कि इसका मुख्यालय, इसका बेस जो है वो यहाँ पे स्थापित होता है। तो आप इसको लिख लेना वहीं पर ही बुक में, ठीक है, कि यहाँ पे इन्होंने क्या स्थापित किया, कंपनी नहीं मुख्यालय स्थापित किया, ठीक है। तो भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना हेतु महत्वाकांक्षी योजनाएं बनाई। फिर तो इन लोगों ने फिर क्या किया, पौंडीचेरी से ही ये लोग काम करते रहे और भारत में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाते रहे, ठीक है। इसके बाद में हमारे पास डेट्स है 1742 से 1754 की, तो इसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। इसके बाद में है 1742 से लेकर 1754। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे डुप्ले काम करता है, ठीक है। डुप्ले की स्पेलिंग ये है। तो 1742 से 1754 तक भारत के फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहा डुप्ले नाम का इंसान। यह आपको देखने को मिलेगा, यह है डुप्ले, ठीक है। तो इसने कई सारी औपनिवेशिक नीतियों का सूत्रपात किया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, डुप्ले क्या रहा, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल रहा, ठीक है, गवर्नर जनरल रहा। और यहाँ पे एफ और लिख दूँ, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल का क्या मतलब है कि भारत में फ्रांस के जो भी एरिया हैं जो फ्रांस के कब्जे में है, उन सभी का जो प्रशासन संभालेगा वो गवर्नर जनरल संभालता है। तो डुप्ले का टाइम पीरियड क्या है, ये आपको याद रखना है, 1742 से 1754 का, ठीक है। और ये कई सारी औपनिवेशिक नीतियां बनाता है, मतलब किस तरीके से फ्रांसीसी साम्राज्य को भारत में बढ़ाया जाए। तो इन्हीं नीतियों को आगे चलकर फिर ब्रिटिशों ने भी अपनाया, ठीक है। विशेष रूप से उन्होंने भारतीय सैनिकों को यूरोपीय युद्ध कौशल में प्रशिक्षित किया। जो भारतीय सैनिक थे इनको ये यूरोपीय टेक्निक सिखा रहे हैं कि किस तरीके से युद्ध किया जाएगा। वो चीज़ उसमें इन्होंने क्या किया, डुप्ले ने ट्रेन किया भारतीयों को, ठीक है। और एक अनुशासित पैदल सेना गठित की इन्होंने। पैदल सेना मतलब जो पैदल चलती है, जो घुड़सवार नहीं होती, मतलब घोड़े नहीं होते, हाथी नहीं होते, सिर्फ पैदल सेना है, ठीक है। तो इस सेना को क्या कहा जाएगा, सिपाही या सिपाही बोला जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि डुप्ले ने जो सेना बनाई थी उसे सिपाही बोला जाता है, ये सिपाही भी बोला जाता है। तो डुप्ले ने स्थानीय उत्तराधिकार संघर्षों में हस्तक्षेप करके कठपुतली शासकों के माध्यम से अप्रत्यक्ष शासन की नीति भी विकसित की। उत्तराधिकार संघर्ष मतलब भारत में जो अलग अलग छोटे छोटे राज्य बचे थे उस समय पर, तो उनमें अगला जो गद्दी पे कौन बैठेगा इस चीज़ को लेकर लड़ाई चलती रहती थी। तो उसमें दखल दिया डुप्ले ने, ठीक है। दखल दे रहा है तो कठपुतली शासक बना रहा है। कठपुतली जैसे हम जब कठपुतली को चलाते हैं अपने हाथों से तो उसमें धागे बंधे हुए होते हैं, हम जैसे चाहें वैसे चला सकते हैं कठपुतली को। उसी तरीके से ये कठपुतली शासक इसने बनाए, मतलब ऐसे राजा इसने बिठाए गद्दी पे जिनके जरिए ये खुद शासन करता था। राजा तो नाम का है लेकिन असली शक्ति किसके पास है, डुप्ले के पास। उसकी मर्जी से सारे फैसले लिए जा रहे हैं, वही है कठपुतली शासक। तो वही चीज़ अप्रत्यक्ष शासन है, मतलब डायरेक्ट शासन नहीं किया जा रहा है लेकिन फिर भी पूरा का पूरा नियंत्रण जो है वो इसके हाथों में रहता है, ठीक है।
इसके बाद में भारत में फ्रांसीसी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं को अंततः कर्नाटक युद्धों के दौरान नियंत्रण में लाया गया। फ्रांसीसी जो थे वो धीरे धीरे करके भारत में बढ़ते चले जा रहे थे, ठीक है। उधर अंग्रेज भी बढ़ रहे थे, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों आपस में दुश्मन बन जाते हैं और फ्रांसीसियों को फिर कर्नाटक युद्धों में हराया जाता है। ये कर्नाटक युद्ध 1746 से 1763 के बीच में हुए, ठीक है। यहाँ पे ऐड करेंगे हम 1746 से 1763 क्या होता है, कर्नाटक युद्ध होते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये कर्नाटक युद्ध जो हुए थे ये टोटल 3 वॉर्स हुए थे और इनका टाइम पीरियड अगर मैं आपको बताऊं तो ये याद नहीं रखने हैं आपको बस इतना याद रखना है कि इसमें 3 युद्ध हुए, ठीक है। तो टाइम पीरियड है इनका 1746 से 1748 में पहला युद्ध होता है। दूसरा कर्नाटक का जो युद्ध हुआ वो हुआ 1749 से 1754 के बीच में, और जो तीसरा युद्ध हुआ वो 1756 से लेकर 1763 के बीच में हुआ, ठीक है। इसीलिए टोटल हम 1746 से 1763 का टाइम बता देते हैं कि इसमें कर्नाटक युद्ध होते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन बने कि कर्नाटक युद्ध किस किस के बीच में हुए, तो अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के बीच में होते हैं, ठीक है। और समय क्या रहता है 1746 से 1763 का। क्लियर हुई ये बात आपको? तो ये युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुए संघर्षों की एक श्रृंखला थी, पूरी एक चेन है युद्धों की। जैसा कि मैंने बताया 3 युद्ध हैं, ठीक है। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेनाएं प्रारंभ में तो सफल रहती हैं। शुरुआत में तो ये लोग जीत रहे होते हैं क्योंकि डुप्ले था, लेकिन डुप्ले को वापस फ्रांस बुला लिया जाता है, तो धीरे धीरे करके ये फ्रांसीसी सेनाएं हारने लगती हैं। उन्होंने डुप्ले की बात हो रही है, डुप्ले ने क्या किया था 1746 में मद्रास, जो कि चेन्नई है, आज के समय का चेन्नई, पुराना नाम इसका मद्रास है, उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक और टाइम हमारे पास आ गया, 1746 में क्या किया था, मद्रास पर अधिकार कर लिया था, मद्रास कैप्चर कर लिया था। किसने? डुप्ले ने, ठीक है। ये एक और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। तो ये इस तरीके से आपकी फ्रेंच की टाइमलाइन बन गई। अब यहाँ पे मद्रास की लोकेशन और देख ले रहे हैं कहाँ पे है, तो इस यहाँ पे इसमें आप में आपको दिख जाएगी। मद्रास जो है वो तमिलनाडु में है, तो ये स्टेट जो है वो तमिलनाडु है, ठीक है। और तमिलनाडु में ही जो चेन्नई नाम की जगह है वो यहाँ पर है, ठीक है। इसको पहले मद्रास बोलते थे और आज का नाम इसका चेन्नई है। तो इस मद्रास पर किसने कब्जा किया था? डुप्ले ने कब्जा किया था। कब किया था? 1746 में। और अंततः वे ब्रिटिशों के सम्मुख पराजित हो गए। कौन पराजित हो गए? फ्रांसीसी पराजित हो गए, ठीक है। और उनकी भारत में उपस्थिति पौंडीचेरी और कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित रह गई, क्योंकि पौंडीचेरी में इनका मेन मुख्यालय है जहाँ से ये लोग सारा काम संभाल रहे हैं। और भी कुछ एरिया थे जहाँ तक इनकी पावर, जहाँ तक इनकी उपस्थिति सीमित रह गई, बाकी के सारे क्षेत्र इनके हाथों से निकल गए। तो देखो, जो पुर्तगाली थे वो डचों से लड़ते रहे, या हम ये कहें डच पुर्तगाली से लड़ते रहे, और पुर्तगाली जो हैं वो भारत के स्थानीय शासकों से भी लड़ते रहे। तो ये लोग तो मेन पावर बन नहीं पाते हैं, ठीक है। डचों के बाद अंग्रेज़ आए थे, तो अभी अंग्रेज़ बैठे हुए हैं। अंग्रेज़ के बाद में डेनिश आएंगे। डेनिश को ज़्यादा फ़ायदा वगैरह हुआ नहीं था, वो सारा सामान बेचकर अंग्रेज़ों को चले गए, तो ना ये पावर बन पाई या ना ये बन पाए और ना ही डेनिश बन पाए। लास्ट में फ्रेंच आए थे। फ्रेंच थोड़ा सा ऊपर उठ भी रहे थे, लेकिन इन दोनों के बीच में जो है फिर वो युद्ध हो जाते हैं, तो फ्रेंच की भी पावर ख़त्म हो जाती है। अब एक ही पावर बची, वो कौन थे? वो थे अंग्रेज़, ठीक है। तो अब अंग्रेज़ जो है वो उभरने लगेंगे यहाँ से। क्लियर हुई ये बात आपको? तो डचों की भांति और पुर्तगालियों के विपरीत फ्रांसीसी शक्तियाँ भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में अधिक हस्तक्षेप नहीं करती थीं। हमने पुर्तगालियों के बारे में पढ़ा था, इन्होंने धर्म न्यायाधिकरण की स्थापना की थी, और इसके अलावा ये ज़बरदस्ती ईसाई धर्म में परिवर्तन करवा रहे थे लोगों का, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये भारत के सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप कर रहे हैं, है कि नहीं। लेकिन डचों का मेन फोकस क्या था? व्यापार पर। भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन पर हस्तक्षेप करना इनका फोकस नहीं था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है कि पुर्तगालियों का क्या फोकस था? सामाजिक आर्थिक जीवन में ये लोग हस्तक्षेप कर रहे थे। क्या डचों ने हस्तक्षेप किया था? नहीं किया था। क्या फ्रांसीसी शक्तियों ने हस्तक्षेप किया था? तो नहीं किया था, ठीक है। लेकिन एक दुर्लभ अपवाद है, मतलब ऐसा अपवाद जो कि काफ़ी कम से देखने को मिलता है। दुर्लभ मतलब रेयर, ठीक है। और अपवाद क्या होता है? कोई एक सिद्धांत है, उसके विपरीत कोई एक घटना हमें देखने को मिले। जैसे कि यहाँ पे क्या बात हो रही है कि फ्रांसीसी शक्तियों ने
भारत के सामाजिक और धार्मिक जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया। लेकिन इसके विपरीत हमें एक घटना देखने को मिली है, उसी को हम अपवाद बोलेंगे। जैसे 1748 में पौंडीचेरी के विशाल वेदापुरीश्वरन मंदिर का विध्वंस किया था डुप्ले ने। ठीक है, ये मंदिर कहाँ पे था ये आपको याद करना है। ये मंदिर था पौंडीचेरी में और 1748 में डुप्ले ने इसको तोड़वाया था। तो यहाँ पे एक और हमारे पास साल आ जाती है 1748। मंदिर का नाम क्या है? वेदापुरीश्वरन मंदिर। तो वेदापुरीश्वरन मंदिर यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, ये हो जाता है मंदिर। तो इसको किसने तुड़वाया था? डुप्ले ने। ठीक है, ये हो गई शॉर्ट में बात। अब आप इसको एक नज़र में देख लो, बाकी अभी मैं इसको दोबारा आपको समझाऊंगी। ठीक है, तो इसने जो तुड़वाया इस मंदिर को, इसे डुप्ले ने वहाँ के जेसुइट पादरियों और अपनी पत्नी के आग्रह पर तुड़वाया था। जेसुइट पादरी क्या हैं? पादरी जो होते हैं वो चर्च में होते हैं, प्रीस्ट हम बोल सकते हैं। जैसे मंदिर में पुजारी होते हैं वैसे ही चर्च के पादरी होते हैं, क्योंकि चर्च के हम पुजारी तो बोलेंगे नहीं, तो उनको पादरी बोला जाता है। और जेसुइट पादरी मतलब ये वही कैथोलिक चर्च के एक पुजारी हुआ करते थे ये। ठीक है, तो पौंडीचेरी में जो ये जेसुइट पादरी बैठे हुए थे इन लोगों ने और डुप्ले की पत्नी ने बोला था कि इस मंदिर को तोड़वाया जाए और ईसाई धर्म की प्रधानता स्थापित की जाए, कि ईसाई धर्म का जो है वो ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। ईसाई धर्म सबसे ऊपर है, सबसे प्रधान है। इसकी वजह से इन लोगों ने बोला डुप्ले से, और डुप्ले ने ये मंदिर फिर तोड़वाया 1748 में। ठीक है, सामान्यतः फ्रांसीसियों को भारत के साथ सीमित व्यापार से ही फिर संतोष करना पड़ा, क्योंकि फ्रांसीसी हार चुके थे कर्नाटक युद्धों में। तो फिर इनकी शक्ति जो है वो भारत में नॉर्मल रह जाती है, सीमित रह जाती है, और सीमित व्यापार जो है वही ये लोग कर पाते हैं, और उसी में ही इनको अपना संतोष रखना पड़ता है, सेटिस्फाई होना पड़ता है, और ये कुछ नहीं कर पाए फिर। ठीक है, तो इसके बाद में ये आपको देखने को मिलेगा एक मैप है, एक योजना पत्र है, मतलब प्लान है 1764 का, जिसमें दुर्गीकरण, मतलब दुर्गीकरण क्या होता है? दुर्ग बनाना, किले बनाना। ठीक है, मतलब ये बीच में जो एरिया है इसके चारों तरफ ऊंची ऊंची जो है वो दीवार बना देना, वही होता है दुर्गीकरण। और ग्रिड रूपरेखा, ग्रिड रूपरेखा क्या होती है? इस तरीके से जो है ग्रिड हम इसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये सड़क, आपकी एक सड़क जा रही है और एक ये दूसरी सड़क जा रही है, ये तीसरी सड़क जा रही है, ऐसे ही कई सारी सड़कें होंगी। फिर ये एक और सड़क जा रही है इधर से, तो ये एक दूसरे को ना 90 डिग्री पर काटती हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ से ये सड़क आ रही है, यहाँ से ये सड़क आ रही है, ये एक दूसरे को यहाँ पे काट रही हैं। ठीक है, तो इसी को हम ग्रिड सिस्टम बोलते हैं, ग्रिड रूपरेखा बोलते हैं। तो इस पर आधारित पौंडीचेरी नगर को यहाँ पे दर्शाया गया है। ये पूरा आपको पौंडीचेरी सिटी देखने को मिलेगी, जिसकी प्लानिंग की गई थी, जिसको बसाया गया था फ्रांसीसियों के द्वारा। समुद्र की ओर मुख किए हुए है, ये नीचे की तरफ यहाँ पर जो है ये समुद्र है। ठीक है, और इधर जो मुंह है ये जो है ये विशाल संरचना जो है ये दुर्ग का, ये दुर्ग था। ठीक है, जो स्टार शेप में आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है यही है दुर्ग, किला जो था यहाँ पे। तो इस योजना का ऊपरी भाग पश्चिमी दिशा की ओर संकेत करता है। ये वाला जो भाग है ये पश्चिमी दिशा को दर्शा रहा है। इसका क्या मतलब है? जैसे मैप में देखो तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे पौंडीचेरी है, ठीक है, तो इधर क्या है? इधर कौन सी दिशा है? इधर दिशा होगी ईस्ट, इधर दिशा होती है वेस्ट, ऊपर नॉर्थ और नीचे साउथ होती है। ठीक है, तो जब किले का मुंह इधर है, ईस्ट की तरफ है, क्योंकि इधर जो है वो क्या है? समुद्र है। ठीक है, तो ईस्ट की तरफ जब इसका मुंह है तो ऑब्वियसली इधर वाला पार्ट वेस्ट ही होगा, है ना। आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं लॉजिकली बस आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे अगर मैं इस तरीके से मैप बनाऊँ भारत का, थोड़ा टेढ़ा बनाए क्योंकि उल्टा बनाना पड़ रहा है, तो इधर की तरफ जो है किला है ना। इसी तरीके से देखकर देखो, इधर जो है वो समुद्र है, इधर ही तो समुद्र दिखा रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ समुद्र है। इसका मुंह अगर इधर है तो ऑब्वियसली ये वाली जो लोकेशन है, मतलब ये वाली जो डायरेक्शन है वो वेस्ट है, पश्चिम है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ग्रिड सिस्टम देखने को मिल रहा होगा कि ये जो सड़कें हैं वो इस तरीके से सीधी सीधी जा रही हैं और एक दूसरे को 90 डिग्री पर ये काटती हुई आपको देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो ये पूरा पौंडीचेरी का प्लान बनाया गया था 1764 में। ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये आपके लिए।
अब लास्ट में हम अपना फटाफट से फ्रांसीसियों का अगर रिवाइज करें, क्योंकि यहाँ पे डेट्स काफ़ी सारी थी, तो देखो इस शॉर्ट नोट की मदद से आप अच्छे से आंसर भी लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम कैसे शुरू करेंगे कि फ्रांसीसियों ने 1668 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री या पहला व्यापारिक केंद्र बनाया था। फिर उन्होंने अपना दूसरा व्यापारिक केंद्र पौंडीचेरी में 1674 में बनाया। ठीक है, 1742 से 1754 के बीच में फ्रांसीसी का जो गवर्नर जनरल था वो डुप्ले था, ये हुई बात क्लियर। फिर 1746 से 1763 के बीच में 3 कर्नाटक वॉर होती हैं, और ये युद्ध यहाँ पे और एक बात लगेंगे, ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। ठीक है, उसके बाद 1746 में मद्रास को कैप्चर कर लिया था, मद्रास पर कब्जा कर लिया था डुप्ले ने, और 1748 में डुप्ले ने वेदापुरीश्वरन मंदिर को तुड़वा दिया था। किसके कहने पर? जेसुइट पादरियों और अपनी पत्नी के कहने पर। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो आपका फटाफट से रिवाइज हो गया इसके थ्रू। तो इसी तरीके से आप अपने नोट्स बना सकते हो शॉर्ट में, और उनसे आप अच्छे से एग्ज़ाम टाइम पे रिवाइज भी कर सकते हो और जल्दी जल्दी अपना आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारी फ्रांसीसियों तक बात हो गई। अब हम बात करेंगे अंग्रेज़ों की। ठीक है, तो इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। बाकी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट्स में मेंशन कर देना, एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग।